तो चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत की, उस जमाने की जब एक अकेला बहुत ही एम्बिशियस लीडर सामने आया और उसने एक बिखरे हुए सबकॉन्टिनेंट को एक कर दिया। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य के बनने की, एक ऐसी पावर की जिसने सच में इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ एक राजा या एक साम्राज्य की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक जबरदस्त विजन की। सोचिए, एक तरफ था चंद्रगुप्त मौर्य का सपना पूरे भारत को एक करने का, और दूसरी तरफ था सिकंदर का वो अधूरा सपना जिसे पूरा करने उसका एक सेनापति लौट कर आया था। तो ये असल में एंशिएंट वर्ल्ड के दो दिग्गजों की टक्कर थी। अच्छा, चंद्रगुप्त के आने से पहले का सीन क्या था, ये समझना बड़ा जरूरी है। उस वक्त हमारा सबकॉन्टिनेंट मतलब भारत कोई एक देश नहीं था, ये कई छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। तो उस वक्त पावर के दो बड़े सेंटर थे। एक तरफ मगध, जहां नंद साम्राज्य का दबदबा था, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में सिकंदर के हमले के बाद एक पावर वैक्यूम बन गया था, मतलब वहां कोई बड़ी शक्ति नहीं बची थी। और यही पॉलिटिकल उथल पुथल, यही वो मौका था जो एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रहा था। और इसी उथल पुथल के बीच दो कमाल के दिमाग एक साथ आए और उन्होंने मिलकर इतिहास का रुख मोड़ने की ठान ली। और ये जोड़ी क्या थी? एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, एक जवान योद्धा जिसकी एम्बिशन की कोई हद नहीं थी, और दूसरी तरफ उनके गुरु, उनके सलाहकार चाणक्य, जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का कोई तोड़ नहीं था। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो उस वक्त लगभग नामुमकिन लगता था। अब देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्ट थी, एकदम सिंपल पर असरदार। उन्होंने सीधे मगध पर, जो सबसे बड़ी पावर थी, उस पर हमला नहीं किया। नहीं, उन्होंने पहले बॉर्डर के इलाकों पर फोकस किया। मतलब पहले साम्राज्य की नींव को पक्का करो, फिर बड़ी लड़ाई लड़ो। और जानते हैं, ये स्ट्रैटेजी कमाल कर गई। सिकंदर के जाने के बाद जो इलाके कमजोर हो गए थे, उन सब पर चंद्रगुप्त ने अपना कब्जा जमा लिया। इससे क्या हुआ? उनकी पोजीशन बहुत बहुत मजबूत हो गई। अब पंजाब और सिंध के इलाके पूरी तरह उनके कंट्रोल में थे। तो जब ये बेस एकदम सॉलिड हो गया, तब उन्होंने अपनी नजर घुमाई असली प्राइस की तरफ, मगध। और फिर एक भयंकर लड़ाई में उन्होंने नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को हराया और 322 BCE में मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया। वो अब भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य के राजा थे। लेकिन मगध की जीत तो बस एक शुरुआत थी, असली टक्कर तो अभी बाकी थी। अब चंद्रगुप्त का सामना होने वाला था एक ऐसे दुश्मन से जो सिकंदर की विरासत को लेकर लौटा था। यहाँ पर समझिए कि दो दुनियाएं आमने सामने आ रही थी। एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारत को एक किया था, और दूसरी तरफ सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था और जिसे सिकंदर के एम्पायर का पूरा पूर्वी हिस्सा मिला था, और वो उसे वापस जीतने के लिए बेताब था। तो 305 BCE में सेल्यूकस ने भारत पर हमला कर दिया। वो शायद ये सोच रहा था कि उसे कुछ बिखरे हुए कमजोर राज्यों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन भाई, अब सीन पूरी तरह बदल चुका था। उसका सामना हुआ एक नए, एकजुट और बहुत ही पावरफुल मौर्य साम्राज्य से। और इस लड़ाई का जो नतीजा निकला, उसने इस पूरे इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि एक ट्रीटी, एक संधि साइन करवाई। और इस ट्रीटी के तहत उन्हें बहुत बड़े बड़े इलाके मिले। आज का जो हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल का इलाका है ना, वो सब मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब इसका मतलब समझिए, इस जीत के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमाएं मॉडर्न डे अफगानिस्तान और ईरान के अंदर तक पहुंच गईं। सोचिए, भारत की सरहदें हिंदू कुश के पहाड़ों को भी पार कर गई थीं। ये था एक विशाल भारतीय साम्राज्य का उदय। पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। इसी शांति समझौते के तहत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या दिया? 500 युद्ध हाथी। जी हाँ, 500 वॉर एलिफेंट्स, जो उस जमाने में किसी सुपर वेपन से कम नहीं थे। ये एक तरह का तोहफा था अपने हारे हुए दुश्मन को। और इस ट्रीटी में एक और चीज थी, एक मैरिज अलायंस। सेल्यूकस की बेटी की शादी चंद्रगुप्त से हुई। इससे क्या हुआ? एक मिलिट्री दुश्मन अब परिवार का हिस्सा बन गया। ये डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने दोनों एम्पायर्स के बीच शांति कायम कर दी। तो चंद्रगुप्त की इन जीतों की लॉन्ग टर्म लेगेसी क्या रही? ये साम्राज्य आगे कैसे बढ़ा? चलिए ये देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी बात यही है कि ये भारत का पहला
पैन इंडियन एम्पायर था। मतलब इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतने बड़े हिस्से पर किसी एक सेंट्रलाइज्ड पावर का राज था। ये सच में एक अखिल भारतीय ताकत थी। चंद्रगुप्त ने जिस साम्राज्य की नींव रखी, वो डायनेस्टी करीब 137 साल तक चली। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने और फिर उनके पोते अशोक महान। उन्होंने इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया और आखिरकार 185 BCE में आखिरी मौर्य राजा की हत्या कर दी गई और इस महान वंश का अंत हो गया। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरी तरह से जीत और जंग की नींव पर बना हो, उसकी असली विरासत क्या होती है? क्या वो सिर्फ जीती हुई जमीनें हैं या उससे भी बढ़कर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमेशा हमारे सामने रखता है और सोचने पर मजबूर करता है।